जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं इस सप्ताह के रसायन विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं कि कार्बन होता क्या है। कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। कैसे, कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। मैंने बताया था कि रसायन विज्ञान की दुनिया में ये एक अलग ही दुनिया है। ये एक रसायन विज्ञान की ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ हम लोग कार्बन तथा उससे बनने वाले जितने भी यौगिक हैं या हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में, अगला जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंधन, जो कि मैंने आप लोगों को धातु तथा अधातु में पढ़ाया था कि किस प्रकार से जब कोई दो परमाणु आपने अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। वो बोलता है कि तू मेरा ले ले और अपना मुझे दे दे, और उससे जब एक बंधन बनता है तो उसे ही हम लोग सहसंयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी सहसंयोजक बंधन में होता क्या है कि जो अंतिम कक्षा में, यानी किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे परमाणु ना तो त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है, ना एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो उसे गेन करेगा। वो क्या करता है, साझेदारी बनाता है, एक दूसरे से मित्रता बनाता है और बोलता है कि तेरे को जरूरत है 8, तो जितना तेरे को जरूरत है मेरे से ले ले, और मेरे को जितना 8 के लिए जरूरत है तू मुझे दे दे। तो इस प्रकार से जो बंधन बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और कार्बन प्रायः इसी प्रकार के बंधन बनाता है। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन्स मोर देन ऑल ऑफ दिस, यानी जो कार्बन द्वारा बनाए गए यौगिक होते हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि वो सार्वभौमिक तत्व है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से लेकर अन्य हर कार्य में कार्बन के ही प्रोडक्ट पाए जाते हैं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन एक, उसमें एक ही पाया जाता है तो एक ही घूमते रहेगा उसका अंतिम कक्षा में। दो हाइड्रोजन एक साथ हो जाते हैं और एक बोलता है कि तू मुझे एक दे देगा तो मेरा 2 पूरा हो जाएगा, और ये बोलता है कि ठीक है तू एक ले ले फिर अपना एक दे दे। यानी ये एक दूसरे से मिलाकर बना लेते हैं क्या, एक दूसरे से बंधन बनाकर बनाते हैं H2। उसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, तो बताया था कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में जितना बच गया वो रहेगा, नहीं तो 8, तीसरे में 18, ऐसे करके रहते हैं। यानी जो हमारी परमाणु संख्या है उसके आधार पर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको कक्षाओं में जब वितरित करते हैं तो इसी विधि को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जब 8 है, पहले कक्षा में 2 रख दिए तो अंतिम कक्षा में कितने बचे, 2, 4 और 2 6, 2 2 या 4 2 6। अब देखिए ये क्या करते हैं कि जो अगल बगल के होते हैं 6 है, इनको 8 अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 होना, तो ये अपने बगल वाले से बोलता है कि तू मुझे 2 दे दे, और ये बगल वाले से ये बोलता है कि तू मुझे 2 दे दे, और दोनों आपस में सहसंयोजक बंधन बनाकर 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाकर बनाते हैं O2। देखिएगा कभी भी हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, यानी जितने भी गैस होते हैं ना बाबू वो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, क्योंकि उनमें जो आकर्षक बल होता है वो कमजोर होता है। यही कारण है कि वो सहसंयोजक बंधन प्रायः बनाते हैं। तो देखिएगा जितने भी गैसेज होंगे उनको 2 ही लिखा जाता है, N2, O2, H2,
यानी ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, और साझेदारी करने के फलस्वरूप एक नया बंधन बनाते हैं जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन मैंने आपको धातु अधातु में भी पढ़ाया था। इसमें क्यों पढ़ाया? क्योंकि यही बेस होता है किसी कार्बन द्वारा अपने यौगिकों के निर्माण करने का। कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है और दूसरे अवयवों के साथ यानी दूसरे परमाणुओं के साथ उसे जोड़ देता है और एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। अब चलते हैं जब आगे, तो कार्बनिक यौगिकों के सूत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों को सहायता से किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों को सूत्रों की सहायता से 3 प्रकार से लिखा जाता है, यानी 3 टाइप से लिखा जाता है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे, यानी हमारी ये तीनों कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से प्रकार हैं। चुप हो जा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब इस चैप्टर में आगे जब चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, तो आपको मैंने बताया कि हम लोग पढ़ेंगे अब कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र, यानी कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, या कार्बनिक यौगिकों के सूत्र यानी फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसे 3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला जो हमारा होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा होता है संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और तीसरा होता है त्रिविम सूत्र यानी 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। इन 3 प्रकार से, इन 3 स्टेप के द्वारा हम किसी कार्बनिक कंपाउंड्स के सूत्रों को लिखते हैं, उनके द्वारा उन्हें किसी पेपर पर प्रस्तुत करते हैं। ओए बंडमरुए है कारे, गधा कहीं का, समझ जाने पे समझ में नहीं आता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि कार्बनिक यौगिकों, गधा है एकदम, ही तो ये दिमाग इधर उधर घुमा देता है, बैल पाड़ा कहीं का। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारे सहसंयोजक जब बंधन बनाते हैं, तो बंधन बनाएंगे, कोई आपस में परमाणु जुड़ेगा तो उससे कार्बनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है, कार्बनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं। तो जब वो बनेंगे तो उनके तो स्ट्रक्चरल को दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, यानी उनके भी फॉर्मूलाज होंगे। तो उन फॉर्मूलाज को 3 प्रकार से दर्शाया जाता है। कितने प्रकार से दर्शाया जाता है? 3 प्रकार से दर्शाया जाता है, जिसमें पहला आपका होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और तीसरा होता है त्रिविम सूत्र यानी 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। ये 3 होते हैं, 3 के द्वारा हम किसी कार्बनिक यौगिकों के फॉर्मूलाज को लिखते हैं। ये 3 होते हैं, जिसमें हमारा पहला जो होता है वो होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये संरचना प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कहता है कि ये प्रत्येक परमाणु में जुड़े परमाणुओं तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है।
ये दिखाता है कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं और इन परमाणुओं में कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। यानी जब हम लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बताते हैं तो 2 परमाणु किसी यौगिक को बनाएंगे, 3 परमाणु मिलकर किसी यौगिक को बनाएंगे, 4 परमाणु मिलकर किसी यौगिक को बनाएंगे। यौगिक तत्व तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि तत्व क्या होते हैं तथा यौगिक क्या होते हैं, यानी कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। तो बाबू बात ऐसी है कि जब 2 कंपाउंड्स आपस में कनेक्ट करते हैं, संयोग करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो ये बताता है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बताता है कि उस यौगिक में कौन कौन से परमाणु हैं और कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, यही इसकी व्यवस्था को दर्शाता है, अरेंजमेंट को दर्शाता है। इस प्रकार के कार्बन परमाणु में आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने का गुण होता है। ये क्या बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं। इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं, श्रृंखला बनाने का गुण उनमें उपस्थित होता है और इस गुण को हम लोग श्रृंखलीय गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलीय गुण यानी टेंडेंशन मेरिट। अब चलिए एक बार अपने बोर्ड पे नजर डालते हैं। हमारा पहला जो है, हम कार्बनिक यौगिकों को 3 तरह से दर्शाते हैं। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और तीसरा होता है त्रिविम सूत्र, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। पहला जब शुरुआत करेंगे हम लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यह संरचना प्रत्येक परमाणु में जुड़े परमाणुओं तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। इस प्रकार से कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी उनका नेचर होता है। कार्बन में उपस्थित इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। When we talk about Lewis electron dot structure, this structure show the arrangement of atoms and valence electrons attached to each other. In this way, carbon atoms tend to form a chain by a combining with each other. ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़कर सीरीज बनाते हैं, कंबाइन करके क्या करते हैं, टेंड बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। This property present in carbon is called the कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये जो होते हैं इन्हें श्रृंखलन गुण कहा जाता है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल देकर कि किस प्रकार से लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिकों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल से आप लोगों की क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कैसे दर्शाया जाता है। आप लोग सिक्कड़ देखे होंगे, सिक्कड़ देखें, चैन देखें किस प्रकार से बनता है, एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है। वो क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होकर आगे की तरफ काफी लंबा बढ़ते जाता है। तो कार्बन जो होता है उसमें ये गुण पाया जाता है कि वो एक
कार्बन से दूसरे कार्बन को, तीसरे कार्बन से चौथे को एक दूसरे में अटैच करते जाता है। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी गुण को मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इसी गुण को हम लोग कंटेनेशन मेरिट कहा जाता है, प्रॉपर्टी कहा जाता है, श्रृंखलन गुण कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से कार्बन जब अपने किसी अव्यय या किसी एटम्स के द्वारा अभिक्रिया करता है, संयोग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके स्ट्रक्चरल को किस प्रकार से लिखते हैं या उसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा किस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मालूम होगा लेते हैं सबसे पहले कार्बन की संख्या 1। कितनी लेते हैं? कार्बन की संख्या 1। तो कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्बन होता है C6। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो 6 में से 2 गया, बच गया कितना? 4। तो अंतिम यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना उसको क्या करते हैं, दर्शा देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये जब 4 इसकी संख्या है तो ये कितने परमाणु से संयोग करेगा? 4 परमाणु से संयोग करेगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं ना कि इसके अगल बगल जो है वो हाइड्रोजन बैठाते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं अंतिम कक्षा में? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, पुट कर दिया, रख दिया। अब क्या करेंगे कि एक सर्किल बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस सर्किल में आ जाने चाहिए। यानी लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के अनुसार सबसे पहले कार्बन जो है, कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। तो वो कितने परमाणु से संयोग करेगा, कितने एटम से कनेक्ट करेगा? 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट कर रहा है। तो 4 जब हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगा तो उसके भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके 1 हो गए और इसके 1 2, यानी 2 चौका 8, 2 × 4 = 8। यानी ये अपने आप को क्या कर लिया, एक स्वतंत्र यौगिक बना लिया। अब इसको किसी से लेने और किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए। मैंने जब आपको पढ़ाया था सहसंयोजक बंधन और वैद्युत संयोजक बंधन, तब बताया था कि कोई भी परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण इसलिए करता है ताकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए। तो कार्बन क्या था, अकेला था, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों को उसने क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, 4 हाइड्रोजनों को ले लिया, उनको भी 1 दे दिया, 2 उनके हो गए और इसके 8 हो गए। ये अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, एक यौगिक बना दिया। आगे इस यौगिक को क्या कहेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब जब चलते हैं आगे, जब आगे चलते हैं तो देखेंगे कि किस प्रकार से, अब ये तो हो गया, मैंने क्या किया इसको, अब देखिए ये भी अपना 2 पूरा कर लेगा, ये भी अपना 2 पूरा कर लेगा और ये भी अपना 2, यानी इन दोनों की पूर्ति हो गई। क्या हो गई, इन दोनों की पूर्ति हो गई। उसको 4 होना था, इनको 2 होना था। हाइड्रोजन को 1 था तो भटकते रह रहा था, जैसे ही 2 हो गया H2 बना लिया, इसने भी H2 बना लिया, इसने भी H2 बना लिया, इसने भी H2। और ये कार्बन क्या है, कार्बन भी स्वतंत्र हो गया, उसको जो जरूरत थी उसको मिल गया। अब चलिए, जब 2 कार्बन होंगे बाबू तब कैसे बनाएगा। जब 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन, अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन है। अब ये करेंगे क्या, इनके 4 हैं तो 1 यहां 1 यहां, 2 2 4, 2 2
4 और ये 2 4। ठीक है, एक कार्बन के 4 अंतिम कक्षा में तो 2 कार्बन के 8। ये कंफर्म है आप लोगों को। अब देखिए इनसे क्या होता है, इनसे किस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये सिर पे मैं लिख देता हूं इनके। अब यहां से एक, यहां हो गया एक, यहां हो गया एक और यहां हो गया एक। अब देखिए 4 और 4 8, इन दोनों के पास तो ऐसे ही ऑलरेडी जो हैं वो 8 हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, 4 इधर एक बनाएगा यहां से, 4 इधर एक बना देगा यहां से। यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्लियरिटी कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं एक बार समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। एक ऐसा चैप्टर है जो एक बार समझ में नहीं आएगा जीवन भर समझ में आप लोगों को आने वाला है नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार समझ में ना आए तो आपको जीवन भर समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अब देखिए ये कार्बन है, इसके 4 हो गए, 1 2 3 और 4, ये 4 इसके हो गए ऑलरेडी। इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ा, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ा तो इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और इसके बगल में जो कार्बन था उसके 2 थे, हो गए 8। ये कार्बन वैसे ही प्रक्रिया करता है, अपने अगले वाले दोनों बंधनों से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, तो 2 और 2 4 और 2 6 और बगल वाले कार्बन के 2 कितने हो गए 8 और इनके भी 2 2 पूरे हो गए। यानी इनको भी जरूरत थी एक एक इलेक्ट्रॉन की और इनको जरूरत थी 4 4 इलेक्ट्रॉन की। एक दूसरे से क्या हुआ, बंधन बना लिए और बंधन बनाकर एक दूसरे के क्या कर लिए, कोवैलेंट कर लिए, सहसंयोजक कर लिए और एक दूसरे की पूर्ति कर लिए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है किस प्रकार लिखा जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।